So hello friends, and today we will be discussing 2023 UGC NET Environmental Science previous paper, and this will be a bilingual video. And the first thing is motivation. तो आपके एग्ज़ाम्स आ चुके हैं और ये हमने बुद्धिज़्म से लिया है। हमारे राइट व्यू, राइट इंटेंशन होना चाहिए, आपका राइट स्पीच होनी चाहिए, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, आपको रहना भी बिल्कुल ठीक है, माइंडफुलनेस, एफ़र्ट एंड कंसंट्रेशन। ध्यान रखिए, आप अभी किसी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में हैं, ये आठों चीज़ें आपके अंदर इनहेरिट होनी चाहिए। योर स्पीच, योर एक्शंस, योर लाइवलीहुड, आपका रहन सहन, सोना खाना, सब कुछ जब डिसिप्लिन्ड होगा तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो हम बहुत ही डिटेल में हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बात करते हैं। यू नो ऑल वेल, सारे ऑप्शंस को देखते हैं और स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। सो दिस वुड बी द 2023 जून क्वेश्चन, and the first question is a numerical one. So absolute humidity in atmosphere at 10 degrees Celsius is 5 gram per meter cube. Maximum amount water can hold दिया हुआ है, पानी कितना सहन कर सकता है, वहन कर सकता है, और ये हमारे रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसी पर पूछी गई है। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी देकर रिलेटिव ह्यूमिडिटी पूछी गई है। इससे पहले कि हम इसके ऑप्शंस पर चलें, इसके कॉन्सेप्ट को, न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। वैसे यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला लगना है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, विच इज़ द बेसिक। सो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी में क्या अंतर है, ध्यान से समझिए। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है? एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। किसी भी एयर में वाटर वेपर कितने प्रेजेंट हैं वो बताएगा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट मतलब एग्जैक्ट, बिल्कुल जो निश्चित हो। एंड द यूनिट इज़ ग्राम पर मीटर क्यूब, बट रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ इन अ रिलेशन, इज़ इन अ कंपैरिजन। तो वहाँ पे क्या होता है? परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर द एयर कुड पॉसिबली होल्ड। ध्यान से समझिए दोनों चीज़ों को। द फर्स्ट एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज़ कितना वाटर वेपर आ सकता है या आया है या उस समय है, हम बता देंगे कि भाई इतना है। लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी में क्या है? ये एयर कितना कर सकती है, ठीक है, कितना होल्ड कर सकती है, उसे हम कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो इफ़ द न्यू कॉन्सेप्ट इज़, ये आप अगर देखें तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? अनसैचुरेटेड एयर, कुछ एयर जो कि सैचुरेटेड नहीं है, जिसमें कि वाटर वेपर नहीं है, और जो बचा हुआ है जिसमें कि वाटर वेपर है, ये दोनों मिलके ही क्या बनाता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ध्यान से समझिए आप। तो हमें यही पता करना है कि कितना होल्ड कर सकता है, ठीक है, 100% में से। Now coming on to the questions, absolute humidity is given, maximum water can hold is given. So the formula of relative humidity is absolute humidity upon maximum humidity into 100. Very simple, 5 upon 10 into 100, it is 50%. तो अगर आप पीछे जाएंगे तो the correct option is third. Okay, ह्यूमिडिटी इज़ वेरी सिंपल। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट, ताकि हम उसको क्लियर कर सकें। प्लीज़ जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल्स, लिंक नीचे दिया है, एंड इंस्टाग्राम टू, इफ़ यू हैव ऑलरेडी बीन सब्सक्राइब टू आवर टेलीग्राम। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेबल एंड स्टेशनरी पॉपुलेशन? थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, अ लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग। A stationary population is not always stable. A stationary population is always stable. So this is a benchmark. These two are contradictory statement. ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो इन दोनों में कोई एक ही सही होगा। C है, stable population need not be stationary. ओवरऑल चेंज इन द पॉपुलेशन स्टेशनरी में ज़ीरो होता है, और स्टेबल पॉपुलेशन में जो रेट होता है वो कांस्टेंट होता है, ज़ीरो नहीं होगा। तो अगर आप देखें तो स्टेबल और स्टेशनरी पॉपुलेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। बिफोर गोइंग इनटू द कॉन्सेप्ट, वी वुड बी गोइंग दैट द आंसर, तो यहाँ पे जो आंसर है आई वुड टेल यू इट इज़ A, C एंड E। सो A, C एंड E। अच्छा, तो देखिए A क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेशनरी पॉपुलेशन? तो पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दिस इज़ द डेफिनेशन। फर्स्ट, स्टेबल पॉपुलेशन, अ क्लोज्ड पॉपुलेशन सब्जेक्ट टू कांस्टेंट एज, स्पेसिफिक बर्थ एंड डेथ। ये यहाँ पर कोई माइग्रेशन नहीं होगा, देखिए लिखा हुआ है एरो से, नो माइग्रेटरी फ्लो आइदर इन और आउट, ना कोई आ सकता है ना कोई बाहर से जा सकता है। तो जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन जो है, इट वुड बी स्टेबल, कांस्टेंट हो जाएगी। ध्यान रखने वाली बात है, जो ग्रोथ रेट है, बढ़ोतरी, वो भी निश्चित रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। स्टेशनरी पॉपुलेशन स्टेबल पॉपुलेशन का ही एक एग्जाम्पल है, जहाँ पर ज़ीरो ग्रोथ रेट है,
ना ही घट रहा है ना बढ़ रहा है, और स्टेबल पॉपुलेशन में एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी भी सेम रहते हैं टाइम के साथ। तो अब बात आप समझ गए। नाउ गोइंग बैक टू आवर क्वेश्चन अगेन। सो व्हाई इज़ ए ट्रू? क्यों ए ट्रू है? स्टेशनरी पॉपुलेशन इज़ नॉट ऑलवेज स्टेबल। सी, स्टेशनरी में हमने क्या बोला? बर्थ रेट एंड डेथ रेट शुड बी इक्वल। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन स्टेबिलिटी के लिए और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि एज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लीजिए जापान, जिसे हम एक अनस्टेबल पॉपुलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पर क्या है, जो ओल्ड एज पीपल हैं उस एज डिस्ट्रीब्यूशन में जापान की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। 60% पॉपुलेशन जापान की या उससे ज़्यादा कहाँ पर है? ओल्ड एज पॉपुलेशन में। ठीक है, और 50% हो सकता है मैं सही ना हूँ, बट इतना है। तो अब ओल्ड एज जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें इतना नहीं होना चाहिए। योर डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी यूनिफॉर्म। तो इस वजह से हम स्टेशनरी को क्या है, हम कहते हैं कि इट इज़ नॉट ऑलवेज स्टेबल बिकॉज द एज डिस्ट्रीब्यूशन इज समटाइम्स नॉट स्टेबल। ओके, एंड इफ़ द ए स्टेटमेंट इज़ करेक्ट तो बी अपने आप गलत हो गया। मैंने आपको पहले ही कहा दीज टू आर कॉन्ट्राडिक्टरी। नाउ सी इज़ अगेन करेक्ट। अ स्टेबल पॉपुलेशन नीड नॉट बी स्टेशनरी। वाई? अभी हमने पीछे देखा स्टेशनरी स्टेबल का ही एक पार्ट है। स्टेशनरी पॉपुलेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पार्ट ऑफ स्टेबल पॉपुलेशन। ठीक है, लाइक वी हैव मेन, सो मेन कैन बी बिलो एज ऑफ 60 एंड अबव एज ऑफ 60। ओके, बात समझ रहे हैं? ऐसे ही मेन की जगह यहाँ पे क्या है? स्टेबल पॉपुलेशन, और यहाँ पे क्या है? स्टेशनरी, और यहाँ पे क्या है? नॉन स्टेशनरी। बात समझ में आई आपको? सो स्टेबल पॉपुलेशन कैन बी स्टेशनरी एंड कैन बी नॉन स्टेशनरी। ओके, सो सी भी हमारा सही हो गया। ओके, अब हम आते हैं अपने अगले पर, यानी कि ऑप्शन हमारे 3 पर। ठीक है, तो अब देखिए स्टेशनरी और स्टेबल में आपको एक बात और समझनी होगी। स्टेबल पॉपुलेशन में बर्थ रेट और डेथ रेट में नेसेसरली नॉट बी इक्वल। ज़रूरी नहीं है कि ये इक्वल हो। तो बर्थ रेट और डेथ रेट फ्लक्चुएट करते हैं। ठीक है, ओवरऑल बराबर रहता है चेंज पॉपुलेशन में। कहने का मतलब क्या है कि ई हमारा क्यों करेक्ट है? ई इसलिए करेक्ट है क्योंकि रेट ऑफ ओवरऑल चेंज कांस्टेंट रहता है, ज़ीरो नहीं रहता। मतलब कि मान लीजिए स्टेबल पॉपुलेशन में 12% बढ़ा तो 12% कम हो गया। ऐसे ओवरऑल जो चेंज है, जो ओवरऑल हमारा पॉपुलेशन है, वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ज़ीरो नहीं रहता। मतलब 4% रहेगा, फिर 4% रहेगा, फिर 4% रहेगा। दिस इज़ अ स्टेबल पॉपुलेशन। स्टेशनरी में क्या होगा? स्टेशनरी में अगर 12% का इंक्रीज़ हुआ तो 12% का डिक्रीज़ होगा। इट शुड बी ज़ीरो। स्टेबल में ज़ीरो होना कंपलसरी नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज़ ACE. Moving on to our next complicated question is chi-square test. So chi-square test में जाने से पहले, जो कि बहुत ही बड़ा हमारा एक ऐसा पार्ट है जिसमें बच्चों को परेशानी होती है, वी वुड लाइक टू सी द टेस्ट एंड इट्स ग्लिम्पसेस। तो हम सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर। सो काई टेस्ट इज़ अ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। व्हाट इज़ अ हाइपोथेसिस टेस्टिंग? अ फॉर्मल प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग आवर आइडियाज़। ठीक है, और कैसे करते हैं? तो इसके 5 स्टेप हैं। फर्स्ट इज़ टू स्टेट अ नल हाइपोथेसिस एंड एन ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। दूसरा है कलेक्ट डेटा, परफॉर्म स्टैटिस्टिकल टेस्ट, रिजेक्ट एंड देन गिव योर रिजल्ट्स। ओके, तो ये आपने देख लिया। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो इसके बाद क्या है? दिस इज़ chi-square टेस्ट। सो इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर क्या करते हैं? इस तरफ प्रोबेबिलिटी एंड इस तरफ होता है k, दैट इज़ डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो वी प्लॉट ग्राफ्स एंड वी हैव सिंपल फार्मूला। एक फार्मूला है इसमें। क्या फार्मूला है? ये है x² इक्वल्स टू O-e² अपॉन e। यहाँ पे बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो। O इज़ द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, E इज़ द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। इससे हम क्या करते हैं? वैल्यूज़ निकालते हैं, और लास्ट में क्या करते हैं? वी हैव एन एक्सपेक्टेड टेबल। और हम फिर क्या करते हैं? ये जो लास्ट में टेबल है उससे हम मैच करते हैं अपने स्टैटिस्टिक्स को। तो वापस चलते हैं प्रोसीजर पर। सो कमिंग ऑन टू दिस, सो आपको सिर्फ अरेंज करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो नल हाइपोथेसिस को हमें क्या करना होगा? सेट करना होगा। अभी पीछे हमने देखा ना, सबसे पहला है नल हाइपोथेसिस बनाओ, फिर है भैया डेटा लगाओ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? नल हाइपोथेसिस, यानी हमारा बी आ जाएगा।
अब डेटा है भाई, उसको सेट करोगे तो टैबुलेट डेटा इन द कंटिजेंसी टेबल, तो आ गया हमारा सी। उसके बाद क्या होगा, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालो, यानी ई। क्यों ई? तो अभी हमने पीछे एक फॉर्मूला देखा था, ओ माइनस ई स्क्वायर अपॉन ई। इसको लगा के आपको क्या करना है, इसको लगा के आपको फ्रीक्वेंसीज को निकालना है। तो बी नल हाइपोथेसिस बनाया, सी टैबुलेट द डेटा, ई कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ना आफ्टर कैलकुलेशन व्हाट यू हैव टू डी, आपको एक्सपेक्टेड, उसके बाद आपको डी करना है। डी क्या है हमारा, देखिए डिवाइड द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, यानी ये जो फॉर्मूला था ओ ई का स्क्वायर अपॉन ई, उसकी बात कर रहा है ये। बात समझ में आई आपको? तो इस तरह से अगर हम देखते हैं, सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ 2 हमारा सही है। लास्ट में हम क्या करते हैं, टैबुलेटेड वैल्यू को कंपेयर कर लेते हैं। तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई सपोज दैट आपको समझ में आया होगा। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन ओजोन एंड स्ट्रेटोस्फीयर। सो यहाँ पर आने के पहले आपको कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर होना चाहिए। वैसे ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बट दिस बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड इफ़ यू हैव अनक्लियर कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं, तो ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर इज़ नॉट कम्प्लीटली इफेक्टिव इन शील्डिंग। देखते हैं, UVA इज़ लेस हार्मफुल, ईजी है ये भी। चैपमैन मैकेनिज्म थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी है। स्क्रीन लोशंस की जानकारी होनी चाहिए एंड UVB की जानकारी होनी चाहिए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ 2, A B D E, A B D एंड E। तो ध्यान रखिएगा कि A B D E आर करेक्ट, ओनली चैपमैन का जो बात है वो गलत है। तो चलिए देखते हैं जल्दी से। सो फॉर फर्स्ट 2 ऑप्शन वी हैव टू ओनली गो थ्रू दिस स्लाइड। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि ट्रोपोस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू स्ट्रेटोस्फेयर, वी ऑल नो दैट। ओजोन जो है उसमें वो UVB को, UVABC, आपको ये कन्फर्मेटरी पता होना चाहिए, द वेवलेंथ प्रॉपर्टीज़। लेकिन 90% को ही ये क्या करता है, ओनली इट फिल्टर्स 90%। तो जो पहला स्टेटमेंट था नॉट कम्प्लीटली इफेक्टिव, दैट इज़ ट्रू, क्योंकि वो 10% वो नहीं कर पा रहा है। ओके, नेक्स्ट बात आते हैं, तो UVABC में आप देखें तो UVA का हेल्थ रिस्क बायोलॉजिकली लीस्ट है। सबसे हार्मफुल आपको देखना होगा कौन सा है, ठीक है, और हार्मफुल B है बहुत ज़्यादा, C है हमारा पेनिट्रेट करता है और सबसे ज़्यादा हार्मफुल है। तो यहाँ पर बात हो रही थी UVA इज़ लीस्ट हार्मफुल, इज़ इट? यस, इट इज़ वेरी लेस हार्मफुल। प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट होता है, ऐसा नहीं है कि आप UVA के कांटेक्ट में बहुत टाइम तक हैं तो कुछ नहीं होगा ज़रूर होगा, बट प्रोलॉन्ग्ड है। UVC हैज़ द मैक्सिमम इम्पैक्ट। सो पहले 2 ऑप्शन हमारे सही हो गए पहली स्लाइड से। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, चैपमैन मैकेनिज्म। इसको बहुत आराम से ध्यान से समझिए। सिडनी चैपमैन वॉज अ ब्रिटिश साइंटिस्ट। इन्होंने 1920 में ऑब्जर्वेशन किया और इन्होंने ये बातें बताई। तो देखिए, इसको समझने से पहले मेरी एक बात समझिए। ये बात बताइए कि जो UV रेडिएशन है दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे कैन डिकम्पोज ओजोन एंड O2, आराम से कर सकती है। दिस H nu इज़ UV। तो अगर ये इनको डिकम्पोज करती हैं तो फिर ओजोन और O2 हैं कैसे एटमॉस्फेयर में? इफ़ UV इज़ डिकम्पोजिंग ओजोन एंड ऑक्सीजन, हाउ दे आर स्टिल in traceable amount और in vulnerable amount in our atmosphere? तो यही हमें समझने की कोशिश करनी है चैपमैन में। तो चैपमैन ये बताते हैं कि देखिए भाई, जो ऑक्सीजन है हमारा, ठीक है, ऑक्सीजन ने क्या किया, UV के प्रेजेंस में, Hnu लाइट के प्रेजेंस में, O और O में थोड़ा, अगर 240 नैनोमीटर है हमारी, उससे कम है हमारी क्या वेवलेंथ, ठीक है। उसके बाद यही O यहाँ पर आता है, इनमें से बचा हुआ एक O, एंड दिस O देन विथ O2 फॉर्म्स O3, ओजोन बनाता है। फिर ये O3 आता है और फिर UV इसको तोड़ता है O2 एंड O अनस्टेबल यानी O रेडिकल में। अगेन ये O रेडिकल फिर से O बनाता है। सो दिस इज़ द नेट प्रोसेस। यानी चैपमैन क्या बताते हैं कि O3 एंड O2 साइमल्टेनियसली आर गोइंग थ्रू डिसोसिएशन। ये तोड़ते रहते हैं, ब्रेक होते रहते हैं, लेकिन ये वापस भी एक दूसरे को बनाते रहते हैं। तो सिंपलेस्ट जो है चैपमैन मैकेनिज्म वो आप यहाँ देख सकते हैं। O2 फॉर्म्स O, अ स्लो प्रोसेस, O फॉर्म्स O3, देखिए 2 लिखा हुआ है, सेकंड प्रोसेस, ठीक है।
O3 फॉर्म्स अगेन O, थर्ड लिखा हुआ है, और फिर O3 यहाँ पर हमारा O भी बना सकता है, O2 भी बना सकता है। तो ऐसे कुछ स्टेप्स है, दीज आर ऑल स्टेप्स। सो चैपमैन मैकेनिज्म इज़ एक्चुअली व्हाट, इट इज़ एक्चुअली एन इंटर कन्वर्जन रिएक्शंस ऑफ O3 O2। O2 का भी फॉर्मेशन करता है, O3 का भी फॉर्मेशन करता है, डिस्ट्रक्शन भी O3 का करता है, डिस्ट्रक्शन भी O2 का करता है। इसीलिए जब हम इस स्टेटमेंट को देते हैं यानी कि ओनली O3 फॉर्मेशन, सो दिस इज़ इनकरेक्ट। क्या बात आपको समझ में आई? क्योंकि ये O3 O2 का डिस्ट्रक्शन भी कर रहा है, फॉर्मेशन भी कर रहा है। तो ओनली वर्ड, दिस ओनली वर्ड इज द सिंगल वर्ड विच हैज़ मेड दिस इनकरेक्ट। ओके, स्क्रीन लोशन, और इसकी बात अभी करते हैं। So this is the concept of screen lotion. We have taken this from Blue Nectar. So देखिए screen lotion दो तरह से काम करते हैं, either through absorption or through reflection. So the organic chemicals in the lotions actually conduct a chemical reaction that releases heat from your skin. आपने अपने हाथ में पैर में उसको लगाया, वो जो एक्स्ट्रा हीट होती है वो केमिकल क्या करता है, बाहर निकाल देता है ताकि यूवी रेडिएशन कम हो जाए। सिंपल सा प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस है रिफ्लेक्शन। दूसरा क्या है? दूसरा ये है भाई कि इट विल फॉर्म अ फिजिकल लेयर, एक फिजिकल लेयर बना देगा ताकि जो यूवी रे आए वो डिफ्लेक्ट हो जाए। ओके, सो देयर आर टू प्रोसेसेस, रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो उस हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो ये रिफ्लेक्ट और एब्जॉर्ब करती हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी से हम चलते हैं, एक हमारा ऑप्शन शायद रह गया, तो मैंने आपको बताया था करेक्ट ऑप्शन इज़ ABDE। तो UVB O3 के डिसोसिएशन में है, इट इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट। ओके, दिस इज़ द डायग्राम यू कैन सी। यहाँ पर UVC आता है, इट डिकम्पोजेज, देन UVB एंड C बोथ आर ऑल्सो इन द डिकम्पोजिशन ऑफ O3। देखिए O3 है, दिस इज O3 डिसोसिएटेड इनटू O एंड O2, आप देख सकते हैं। तो दो जो लास्ट ऑप्शन था, अ लास्ट ऑप्शन इज़ ऑल्सो विद अ प्रूफ। हर ऑप्शन का हम आपको प्रूफ देंगे तभी आपको समझ में आएगा। हर ऑप्शन पे डिटेल में बात करना ज़रूरी है। एक और नए कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। यूवी इंडेक्स आपको जानना चाहिए, मुझे लगता है 0 से 2 अगर होगा तो दैट मीन्स नो प्रोटेक्शन, 3 to 5 मीडियम है, 6 to 7 थोड़ा सा हाई, 8 to 10 इज़ वेरी वेरी हाई। ये नया कॉन्सेप्ट है, आप इसको अगर विजुअलाइज कर देंगे दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड कमिंग इन टू अनदर क्वेश्चन, सो इनकरेक्ट आपको बताना है, ठीक है। फॉर सिस्टम एट इक्विलिब्रियम केमिकल पोटेंशियल इज सेम, गिब्स एनर्जी पे क्वेश्चन है, एंड डेल्टा जी इज ऑल्सो नोन एज गिब्स एनर्जी। सो इस क्वेश्चन में अगर आपको देखना होगा तो ये जो ऑप्शन है थर्ड, गिब्स फ्री एनर्जी इज पॉजिटिव फॉर रिएक्शन टू ऑकर स्पॉन्टेनियसली, दिस इज़ इनकरेक्ट। ऐसा क्यों? तो गिब्स एनर्जी क्या है? देखिए गिब्स एनर्जी और वी कैन से गिब्स free energy or free enthalpy. So it is the maximum amount of work done in a thermodynamic system when the temperature and pressure are constant. ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जिनको समझ में नहीं आ रहा बस इतना समझ लीजिए, डेल्टा जी हैज़ अ फॉर्मूला ऑफ डेल्टा एच एंथैल्पी माइनस टी डेल्टा एस। इम्पॉर्टेंट क्या है? व्हाट इज स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस को हिंदी में कहते हैं त्वरित, जो अपने आप हो, जैसे कि वॉल्केनो अपने आप इरप्ट हो रहा है, आग आपने माचिस जलाई अपने आप जल रही है, इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यू डू नॉट हैव टू डू एनी एक्सटर्नल एफर्ट, जिसमें आपको एक्सटर्नल एफर्ट ना करनी पड़े, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैसे होते हैं? दे रिलीज एनर्जी एंड दे मूव टूवर्ड्स अ लोअर स्टेट, वो एक लोअर स्टेट में चले जाते हैं। इसीलिए तो डेल्टा जी है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए नेगेटिव दिखाया जाता है। नेगेटिव का क्या मतलब है? एनर्जी उसकी कम हो रही है, ठीक है। तो डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब क्या है? स्पॉन्टेनियस, अपने आप हो रहा है, हमने उसमें कुछ नहीं किया। स्पॉन्टेनियस में हमने कुछ नहीं किया है भैया, और स्पॉन्टेनियस अपने आप हो रहा है। तो जब कोई सिस्टम, चाहे इंसान हो चाहे चिड़िया हो, कोई काम करेगा तो उसकी एनर्जी कम होगी कि नहीं होगी? इसीलिए जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उसमें एनर्जी कम होती है, क्योंकि ये खुद ही काम कर रहा है, ठीक है। और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव होगा देन दैट वुड बी अ नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब आपको कुछ करना पड़ेगा तब वो रिएक्शन होगा दुनिया में, ठीक है। अब जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्शन, मान लीजिए कोई न्यूक्लियर रिएक्शन है, एनी न्यूक्लियर रिएक्शन हैज़ डेल्टा जी पॉजिटिव। इंपॉर्टेंस क्या है डेल्टा जी का? ये बताता है कि दैट रिएक्शन इज़ नॉट पॉसिबल,
नेचुरली वो पॉसिबल नहीं है, आपको उसमें कुछ एक्सटर्नली करना पड़ेगा। तो डेल्टा जी से हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं भाई कोई चीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती है। सो वी हैव सम मोर क्वेश्चंस बट वी विल टॉक दैट इन आवर नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है वीडियो। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू।